नमस्कार। जनमंच के इस एपिसोड में मैं रणधीर झा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास रहता है, जनमंच का प्रयास रहेगा कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे विषय जिस पर कि पक्ष विपक्ष होता है या लोग अलग अलग तरीके से बात रखते हैं, उसमें निष्पक्षता से जो सत्य है उसको आप लोगों तक लाया जाए, वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ। बहुत सारे छात्र होंगे जिनको समझना चाहिए कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ होता है कि एक देश जब अपने देश में बना हुआ सामान दूसरे देश में भेजता है और उस पर जिस देश में भेजा है उसने जो कर लगाया उसको टैरिफ कहते हैं। भारत भी बहुत सारे देशों पर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत हैवी टैरिफ लगाता है। आपने सुना होगा कि फॉरेनर इंपोर्टेड कार होता है उस पर 100% तक टैरिफ है। हार्ले डेविडसन अमेरिकन बाइक है जिस पे 100% टैरिफ है। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे भारत भी टैरिफ लगाती है, दूसरे देश भी टैरिफ लगाते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टैरिफ की एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक समझ थी। दो ग्रुप में दुनिया को बांटा गया था। एक ग्रुप वो जो विकसित, इकोनॉमिकली जो विकसित देश था, यूरोप, अमेरिका, और जो भी इकोनॉमिकली बहुत एडवांस कंट्री थे, और दूसरे जो पुअर थे, डेवलपिंग थे, अंडर डेवलप्ड थे। तो पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री में सामान बेचने की इजाजत थी कम दरों पर, क्योंकि जो ग्लोबल गोल है, जो यूनाइटेड नेशन का गोल है, वो यही है इक्वालिटी का, कि सभी देश, पूरी दुनिया भर के लोग जो है वो बराबर रहें। क्योंकि आज का जो समय है ये कॉम्पिटिटिव है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एरा है। इसमें हर देश, हर सोसाइटी, हर समाज अपना मुनाफा देख रहा है, बृहत स्तर पर बात कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा स्वार्थी हो रहा है पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की सरकारें हो रही हैं, हम भी होते हैं। और जो अमेरिकन सरकार है, जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो ट्रंप गवर्नमेंट की, इन्होंने, वैसे तो भारत के लोगों ने, भारत की जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने ट्रंप का बहुत ज़्यादा समर्थन किया था जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो। और ऐसा प्रतीत हो रहा था भारतीय मीडिया से, और ऐसा लग रहा था कि मतलब ट्रंप सरकार आने के बाद भारत के साथ जो रिश्ते हैं, जो ऑलरेडी बहुत मजबूत रिश्ते हैं, वो एक नए आयाम पे जाएंगे, एक नई डिस्टेंस को तय करेगा और नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और हमारे व्यापार बढ़ेंगे, हमारे मैन टू मैन कांटेक्ट बढ़ेंगे, हमारे रिश्ते और अच्छे होंगे। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। हुआ इसका ठीक उलट, क्योंकि जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति पर जीते, वो मूलतः एक बिजनेसमैन है, एक फुल ऑन कैपिटलिस्ट आदमी है, और वो सिर्फ डील की भाषा समझते हैं। उनके अंडरस्टैंडिंग से ये लगता है उनको कि जो अमेरिका है वो बहुत सारे लोग, देशों पर मतलब एहसान कर रहा है, और उस एहसान के चलते अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो बजटरी डिफिसिट है, जो इकोनॉमिकल, जो फाइनेंशियल डिफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा है। घाटा, वित्त घाटा बहुत ज़्यादा होता है, व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो इस ट्रेड डिफिसिट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया कुछ ऐसे कंट्रीज पे जिनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत उसमें सबसे प्रमुख नंबर पर आ गया। अब हम समझते हैं कि भारत के पर्सपेक्टिव से ऐसा कौन सा कारण है कि भारत पर उन्होंने अचानक से इतना लगा दिया टैरिफ। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे तो रूस हमारा परमानेंट पार्टनर है। उस निक्सन, जो दूसरे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने भारत को धमकी दिया था बांग्लादेश के युद्ध में कि हम 7th फ्लीट भेज रहे हैं, उस समय में भी हमारे साथ जो देश खड़ा हुआ था वो रूस था। तो रूस के साथ हमारा हिस्टोरिकल टाइप है। हम रूस के साथ संबंध को नहीं खराब कर सकते। जब भी दुनिया में संकट हुआ है, भारत पर संकट हुआ है, रूस ने, पहले यूएसएसआर ने, और अब जो रूस है, भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। ऐसी स्थिति में रूस को आइसोलेट भारत नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया ने यूक्रेन रशिया वॉर के बाद रूस पे विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई। भारत सरकार ने ऑयल इंपोर्ट करने का डिसाइड किया कि रूस को फाइनेंशियली हम बैंकरप्ट नहीं होने देंगे, उनके अर्थव्यवस्था को क्रम्बल नहीं होने देंगे। तो चीन और भारत
दो प्रमुख देश थे जिन्होंने रशियन एनर्जी यानी जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, गैस है, इसकी परचेज बृहद मात्रा में शुरू की। यूक्रेन वॉर से पहले भारत रूस से सिर्फ 2% अपने कुल क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल के आयात का 2% रूस से करता था, जो बढ़ के अब 30% तक हो गया है। भारत को के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि हमारा सीएडी, करंट अकाउंट डिफिसिट, उससे कम हो रहा है। हमारी फाइनेंशियल जो हमारा जो बुक है, जो जिसको अकाउंटिंग बुक कहते हैं भारत सरकार का, वो मजबूत हो रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा रेपरकेशन है कि जो देश यूक्रेन के समर्थन में है, जो रूस से लड़ रहे हैं, जिनके साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं, उनको लगता है कि जो एग्रेसर है रशिया यूक्रेन पे, उसको भारत इनडायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। और ऑल ऑफ द सडन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि भारत पे वो टैरिफ लगाएंगे और बहाना बनाएंगे रूस से जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, कच्चा तेल, उसका। लेकिन वास्तव में ये रूस से कच्चा तेल लाना भी कारण नहीं है, असल कारण नहीं है। असल कारण है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अमेरिका, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अमेरिका भारत में बेचना चाहता है, भारत में देना चाहता है। अमेरिका में जो लैंड होल्डिंग है, सिर्फ 10% लोग हैं, 10% से भी कम लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां खेती के बिजनेस में हैं। वो मास प्रोडक्शन करते हैं, जितनी उनकी आबादी है उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो दुनिया भर के देशों में बेचते हैं। उसके उलट भारत में जो है वो स्मॉल होल्डिंग है फार्मर्स की, लगभग आधी से अधिक आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में अगर भारत सरकार अमेरिकन इंपोर्ट को, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट को परमिशन देती है, तो भारत के किसान बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर उस पर टैरिफ नहीं लगाती है तो क्योंकि भारत सरकार ने हिस्टोरिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में भारत में एंट्री अमेरिकन प्रोडक्ट की बंद कर रखी है, ज्यादा टैरिफ लेते हैं। तो इसी से झल्लाहट में, इसी से नाराज होके रूस का बहाना लगा करके अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत पे ये टैरिफ लगाया। अब भारत के पे 50% टैरिफ लगाने से का जो रिपरकशंस हैं वो बहुत है, दूरगामी है, भारत पर है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं भारत पे का इसका लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म। सब कुछ जो अगर आप अभी खाना नहीं खाएंगे, 4 दिन तक भूखे रहेंगे, तो 5वें दिन आप बीमार होकर मर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो अभी प्रेजेंट और कल जो होगा उसी से धीरे धीरे आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म बनता है। तो प्रेजेंट में भारत का जो टोटल इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट का 19% हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। डायमंड, झींगा मछली, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, इसके जो बड़े बड़े भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ये अमेरिकन ऑर्डर्स पे चलते हैं। और ऑल ऑफ द सडन ये जो प्रोडक्ट थे जो कि सस्ते अमेरिकी मार्केट में जाते थे, वहां के लोगों को भी सस्ते में मिलता था, ऑल ऑफ द सडन 50% टैरिफ लगने के कारण ये बहुत महंगा हो गया। और जितने भी भारत से इंपोर्ट करने वाले लोग थे, अमेरिकन बिजनेस यूनिट, उन्होंने मना कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया। तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशंस कहां पड़ेगा, डायरेक्ट प्रभाव कहां पड़ेगा? इसका प्रभाव है डायमंड इंडस्ट्री पे, जो कि गुजरात में है, बहुत मैसिव है, क्योंकि लगभग 60% जो डायमंड है सूरत का, वो अमेरिका जाता है। अब अमेरिका नहीं जाएगा क्योंकि उसमें 50% टैरिफ है। सिमिलरली जो झींगा मछली होती है, भारत में बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, बहुत सारे देश नहीं खाते हैं, अमेरिकन बहुत चाव से खाते हैं, सस्ती मछली होती है। अब केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, इस सब के जो कोस्टल एरिया है, इसके जो फिशरमैन है और जो फिशरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स में जो कंपनियां लगी हुई हैं, वो सभी इसके चपेटे में आ जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। और नुकसान इतना होगा कि उनको पता नहीं है कि आगे हम क्या करें, कहां पे अपना सामान भेजेंगे। अचानक ही अमेरिकन इंपोर्टर्स ने भारत में जो एडवांस में दिया हुआ ऑर्डर था, वो सभी ऑर्डर्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो अभी जो फिलहाल असर है वो पिछले आगे आने वाले 6 महीने, 1 साल और 2 साल में ये बहुत ही नकारात्मक रहेगा भारत पे, अगर कुछ अच्छा ट्रेड डील या कुछ मध्य का रास्ता नहीं निकलता है। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि हम विल फाइंड मार्केट इन लैटिन अमेरिका, विल फाइंड मार्केट इन रशिया, विल फाइंड मार्केट इन अफ्रीका। ये कहना आसान है, अगर हम फाइंड ही कर सकते थे तो हम अपने इंपोर्ट को ट्रिपल कर चुके होते और इन देशों में अपना सामान बेच रहे होते। इतना आसान नहीं है कल्चरली, और जिस मार्केट में आप जहां कंफर्टेबल होते हैं वहां होते हैं। तो 19%
जो हमसे इंपोर्ट करता है, जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, वो अमेरिका है। नंबर 2 जो है वो यूएई है, दुबई, वो 7% है। तो जो गैप है फर्स्ट और सेकंड के बीच में वो 12% है। इस 12% को हम कहां डालेंगे? किस अपने टोटल इंपोर्ट का जो 12% मतलब 19% हमारा जो अमेरिका में जाना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको हम कहां एडजस्ट करेंगे? अप्रोक्सीमेटली $90 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है, तो हम उसको कहां करेंगे? एक्सपोर्ट है, उसको हम कहां करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके दूरगामी परिणाम हैं। हो सकता है कि हम भविष्य में अन्य देशों के साथ, ब्रिक्स देशों के साथ, अफ्रीकी देशों के साथ, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और हमारा एक्सपोर्ट जो है वहां पे ज्यादा हो। लेकिन जो फिलहाल का जो प्रभाव है, करंट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो हिसाब चल रहा है, उस हिसाब से हम पे हैवी नुकसान होने वाला है। बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउस जो हैं भारत के, जो बहुत लोगों को रोजगार देते हैं, भारत के लिए बहुत सारा विदेशी मुद्रा अर्न करते हैं, वो अचानक ही वो झटके में आ जाएंगे, बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो इसको यूनिडायमेंशनल नहीं देखना है कि एवरी थ्रेट हैज एन अपॉर्चुनिटी। यस, एवरी थ्रेट हैज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन बीच का जो गैप है, जो हमारे लोअर क्लास के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हैं, उनको अगर 4 महीने तक काम नहीं मिलेगा, 5 महीने तक काम नहीं मिलेगा, अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमारे अर्थव्यवस्था पे इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। तो यस, मैं टैरिफ की बात कर रहा था। अमेरिकन टैरिफ हैज वेरी डीप इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इसको समझना पड़ेगा और इसको ऑनेस्टली, डिस्पैशनेटली इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ये बेवकूफी होगी। और दूसरी बात, हमको देखना पड़ेगा कि हम अमेरिका के साथ कैसे बात कर सकते हैं, और जो हमारा जो ये डिसकंटिन्यू हुआ है एक्सपोर्ट, वो कैसे कंटिन्यू हो जाए। इस विषय पर हम आगे भी बात करेंगे। अमेरिकन टैरिफ और इंडियन एक्सपोर्ट पे, इंडियन इकोनॉमी पे हम चर्चा करते रहेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो एसेंशियली हमारा जो इंटरनल डिमांड है वो भी कम नहीं है। 140 करोड़ के देश हैं और लगभग 30-35% जो हमारे देश की आबादी है वो मिडिल क्लास है, विच इज बिगर देन यूएसए। लेकिन फिर भी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो उस लेवल का नहीं है कि हम अपने प्रोडक्शन को सारा अपने ही देश में खपा पाए। यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पार्टनर होना जरूरी है, जहां पे हम दूसरे देशों में सामान भेज सकें। कहां वो हो सकता है? वो 19% यूएसए का जो गैप होगा उसको हम कहां फिल कर सकते हैं, कितने दिनों में फिल कर सकते हैं, कौन कौन सी रियायत देके फिल कर सकते हैं। ये सब प्रश्न है जिसका जवाब हमारे व्यवस्था को, हमारी सरकार को, हमको और आपको ढूंढना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आप कमेंट दे सकते हैं। जनमंच एक नया चैनल है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात ईमानदारी से रखूं। जो सच है, जो तथ्य है, जो फैक्ट्स हैं, उसको आप तक पहुंचाऊं। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें अपने कमेंट के माध्यम से देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।